बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ बेटा आप सब खैर वाफियत से हैं। आपको रियल एनालिसिस की क्लास में वेलकम। लास्ट लेक्चर में हमने अल्टरनेटिंग सीरीज़ जो टेस्ट है उसके ऊपर डिस्कशन की थी, उसका प्रूफ हमने देखा। आज हम अल्टरनेटिंग सीरीज़ से रिलेटेड चंद एग्ज़ाम्पल्स और सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ये एग्ज़ाम्पल, ये क्वेश्चन अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो रियल एनालिसिस की बुक ख़ुद अपनी बुक जो है वो कंपोज़ कर रहा हूँ आपकी दुआ से। तो उस बुक में से मैंने ये एग्ज़ाम्पल्स और क्वेश्चन जो हैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन एग्ज़ाम्पल्स अच्छे लगेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं कि अल्टरनेटिंग सीरीज़ को जिस टेस्ट की मदद से आप चेक करते हैं कि वो सीरीज़ कन्वर्ज करती है, डिवर्ज करती है, उसे अल्टरनेटिंग सीरीज़ टेस्ट या लेबनिज़ टेस्ट बोलते हैं। वो क्या था? अगर मेरे पास एक सीरीज़ है समेशन 1 से इन्फिनिटी -1 की पावर n an, अगर मेरे पास ये एक अल्टरनेटिंग सीरीज़ है तो मैं कहूँगा ये सीरीज़ कन्वर्ज करेगी अगर ये इन दो कंडीशन को सेटिस्फाइड करती है। पहली कंडीशन ये है कि इस सीरीज़ की जो nth टर्म है उससे जो सीक्वेंस an बनेगा ये होना चाहिए नॉन इंक्रीजिंग। अब नॉन इंक्रीजिंग का मतलब होता है कि वो सीक्वेंस आपका होगा डिक्रीजिंग प्लस कांस्टेंट। और दूसरी शर्त यह है कि अगर आप इस सीक्वेंस की nth टर्म में इन्फिनिटी लें, इफ़ वी टेक लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी इन इट्स nth टर्म देन इट्स आंसर शुड बी ज़ीरो। तो ये दो अगर कंडीशन पूरी हो किसी सीरीज़ के लिए, अल्टरनेटिंग सीरीज़ के लिए, तो हम कहते हैं सीरीज़ वो जो सीरीज़ है वो कन्वर्ज करेगी। चलें जी, अब कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। उसके बाद कुछ क्वेश्चन अपनी एक्सरसाइज, अपनी बुक की एक्सरसाइज से मैं आपके साथ शेयर करूँगा एज असाइनमेंट। आई होप कि अगर आप ये लेक्चर अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो इंशाल्लाह आपको अल्टरनेटिंग सीरीज़ से रिलेटेड कभी क्वेश्चन कोई आ जाए तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप उसको बआसानी कर सकते हैं। आज के लेक्चर में मैं आपके साथ जो क्वेश्चन शेयर करूँगा ये इजी टू मीडियम लेवल के क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें भी हम अल्टरनेटिंग सीरीज़ के क्वेश्चन इंशाल्लाह शेयर करेंगे आपके साथ। वो आपके होंगे जी हार्ड लेवल, ठीक है। तो आपको रियल एनालिसिस में हम इंशाल्लाह मास्टर कर देंगे। मैंने लिखा है जी, बाय यूजिंग अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट चेक वेदर द गिवन सीरीज कन्वर्जेस और डिवर्जेस। आपका पहला क्वेश्चन है, सीरीज आपके पास गिवन है समीशन n इज इक्वल टू 2 से इन्फिनिटी -1 की पावर n ओवर n इंटू नेचुरल लॉग ऑफ n। तो मूव करते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। सीरीज़ की अगर आप nth टर्म देखें तो इस सीरीज़ को देखें ना, आप ऐसे लिख लें -1 की पावर n अलहदा कर लें और जो बाकी चीज़ बचती है 1 ओवर n इंटू लॉग n, ये अलहदा कर लें। तो ये आपके पास आ गई इसकी nth टर्म। अब कोई सीक्वेंस इंक्रीज़ करता है या डिक्रीज़ करता है तो उसके हमने ये देखना है कि आपका जो सीक्वेंस है वो होना चाहिए नॉन इंक्रीजिंग यानी डिक्रीजिंग प्लस कांस्टेंट। तो इसका मुख्तलिफ क्राइटेरिया मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। इसमें पहला तरीकाकार ये है कि अगर आपने ये चेक करना है कि आपका सीक्वेंस डिक्रीजिंग है कि नहीं, आप इस सीक्वेंस की nth टर्म को एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स लेट कर लें, ठीक है। और ये एफ ऑफ एक्स और लेट कर लें कि ये जो n है ना इसको x से रिप्लेस कर दें, तो आपका एफ ऑफ एक्स बन जाएगा इस तरह 1 ओवर x इंटू लॉग x, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैंने फ्रैक्शन ख़त्म कर दी, इसको आप ऊपर ले जाएंगे, पावर -1 आ जाएगी। अब आपने क्या करना है, कैलकुलस का इस्तेमाल करना है। कैलकुलस ये कहती है अगर किसी फंक्शन का पहला डेरिवेटिव नेगेटिव आ जाए तो हम कहते हैं वो फंक्शन जो है वो डिक्रीज़ करता है। तो अब मैंने इसके ऊपर इसका डेरिवेटिव लेने के लिए डेरिवेटिव लिया तो इस पर पावर रूल लगाएंगे, पावर शुरू में पावर में से एक कम कर देंगे और फिर जो आपके पास अंदर वाला फंक्शन है ये वाला, इसके ऊपर हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो ये सारी चीज़ आ जाएगी इस तरह log x प्लस 1। अब आप इसे लिख सकते हैं log x प्लस 1 और ये जो पावर नेगेटिव है -2 इसको नीचे ले आएँ। अब आप देखें नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है वो तो स्क्वेयर है, वो स्क्वेयर होने की वजह से कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। आपने देखना है कि जो ऊपर वाली टर्म है ना log x प्लस 1, क्या ये आपके पास नेगेटिव आंसर देती है कि पॉजिटिव आंसर देती है। और इंटरवल आपका ये है x बिलोंग टू 2 से इन्फिनिटी। अब ये 2 से इन्फिनिटी कहाँ से लिया मैंने, आपकी जो सीरीज़ है ना वो आप गौर करें, मैंने सीरीज़ रखी है आपकी n इक्वल टू 2 से स्टार्ट हो रही है। तो n इक्वल टू 2 से स्टार्ट होने का मतलब है
कि आपका x जो है वो 2 से इन्फिनिटी लेंगे। अब जब सीरीज़ में हम बात करते हैं ना जी बेटा, यहाँ पर n इज इक्वल टू 2 से इन्फिनिटी, तो फिर आपका n जो है नेचुरल नंबर के तौर पर चलता है। n 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा। लेकिन जब हम यहाँ पर इस इंटरवल में जा रहे हैं तो आपका x कोई भी रियल नंबर हो सकता है 2 से इन्फिनिटी, यानी पॉइंट में भी आ सकता है, यानी आपका x 2.1 भी रखा जा सकता है, 2.01 भी रखा जा सकता है। अच्छा, अब करना क्या है, कैलकुलेटर आपके पास मौजूद है, आप चेक कर सकते हैं। log x का जो आंसर है ना, मिसाल के तौर पर 2 से अगर स्टार्ट करते हैं तो वो हमेशा आएगा पॉजिटिव। कैसे, आप इसको थोड़ा सा लॉजिकली समझ लें। अगर log फंक्शन का ग्राफ बनाएं तो वो जैसे बनता है, ऐसे नेचुरल log का। ये पहली मरतबा जब x एक्सिस को कट करता है तो यहाँ पर आपका जाहिर सी बात है y क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो मतलब ये है, सॉरी, यहाँ पर आपका x जो होगा उस सूरत में x आपका 1 आ जाएगा ना, दूसरे अल्फाज में। log 1 जो है ना, log 1 ये होता है 0, यानी x इज इक्वल टू 1 पर। और जब ये x एक्सिस को कट करेगा तो आप जानते हैं log e 1 के बराबर होता है, और e होता है 2.72 अप्रोक्सीमेटली, यानी log ऑफ 2.72 अप्रोक्सीमेटली 1 के बराबर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब ये x एक्सिस को कट कर रहा है तो x एक्सिस पर आपके पास यहाँ पर x इज इक्वल टू 1 है, दूसरे अल्फाज में आगे जब जब आप x बढ़ाएंगे आपका ग्राफ पहले क्वाड्रेंट में चले गया है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाने की वजह से देखें, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में मुझे बताएं कभी आंसर नेगेटिव आ सकता है? नहीं आता, y नेगेटिव नहीं होता। इट मीन्स कैलकुलेटर आपके पास मौजूद है, नहीं समझ आई तो आप गौर कर लें, ये सारे का सारा आंसर आपका पॉजिटिव है, log x प्लस 1। नीचे स्क्वायर है, स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होगा, इसका मतलब पॉजिटिव ओवर पॉजिटिव ये पॉजिटिव रहेगा, लेकिन ये जो माइनस का साइन है इसकी वजह से सारा आंसर आपका आएगा लेस देन 0। दिस शोज दैट एफ ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन। अब फंक्शन डिक्रीज करता है तो हमारे पास एक रिजल्ट ये होता है कि आपका जो ऑपोजिट सीक्वेंस एन होगा ना वो डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगा, ठीक है। तो आपका ऑपोजिट सीक्वेंस डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। पहली कंडीशन आपने चेक की, अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट की, वो पूरी हो गई, उसमें ये करना है कि सीक्वेंस डिक्रीज करना चाहिए, वो हो गया। सेकंड कंडीशन ये है कि अगर आप इसकी एन टर्म में लिमिट अप्लाई करें तो वो 0 आना चाहिए, तो वो ऑब्वियसली क्लियर है। आप यहाँ पर ये आपकी एन टर्म में, इसमें आप लिमिट पुट कर दें तो ये आएगा n की जगह इन्फिनिटी log ऑफ इन्फिनिटी। अब log ऑफ इन्फिनिटी आपके पास इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी 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 आ जाएगा, 1 ओवर इन्फिनिटी 0 आ गया। आपके पास दोनों कंडीशन पूरी हो गई। एज बोथ कंडीशन ऑफ अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट आर सेटिस्फाइड सो गिवन अल्टरनेटिंग सीरीज इज कन्वर्जेंट, आपके पास ये सीरीज कन्वर्ज करती है। दूसरी सीरीज मैंने रखी है cos n प्लस 1 पाई ओवर अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस 1। देखें जी, ये देखने में तो सीरीज आपको शायद अल्टरनेटिंग सीरीज नहीं लग रही, क्योंकि आपने अल्टरनेटिंग सीरीज की पहचान ये रखी है कि उसमें ये वाली टर्म होनी चाहिए, -1 की पावर n हो, या -1 की पावर n-1 हो, या -1 की पावर n+1 हो, ऐसी होनी चाहिए टर्म्स, सही है। लेकिन आप जानते हैं, आपको पता है कि ये जो होता है ना cos n थीटा, ये होता है -1 की पावर -1 की पावर n फॉर डिफरेंट। अगर आप यहाँ पर n आपके पास है ना इंटीजर, ठीक है ना, तो ये -1 की पावर, सॉरी यार थीटा नहीं, cos n पाई, सॉरी मुझे कहना चाहिए cos n पाई जो है ना वो होता है -1 की पावर n, सही है। n आपका इंटीजर है, तो अगर cos n पाई -1 की पावर n है तो फिर यहाँ पर मेरे पास जो फैक्टर है ना वो cos n+1 है, तो cos n+1 पाई जो होता है ना वो होता है -1 की पावर n+1। इट मीन्स आपकी सीरीज जो है वो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, -1 की पावर n+1 ओवर अंडर रूट n स्क्वायर प्लस 1। ले जी, अब आपने इसकी एनएस टर्म लेनी है तो एनएस टर्म में ये आ जाएगी इस तरह 1 ओवर अंडर रूट n स्क्वायर प्लस 1। जब एनएस टर्म लेनी है ना आपने तो ये वाला फैक्टर छोड़ देना, -1 की पावर n+1, ठीक है ना। तो ये आपकी एनएस टर्म आ गई। इसके अब आपने चेक करना है कि ये जो इससे जो सीक्वेंस बनेगा वो इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है। मैंने वही काम किया कि इसके ऑपोजिट एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स तलाश किया। वो कैसे किया, जस्ट आपने n की जगह x लिख दिया। अब आपके पास ये सारी चीज़ इस तरह बन जाएगी। सिंपल इसका मैंने डेरिवेटिव लिया, फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, पावर रूल लगाया, पावर शुरू में आ गई, पावर में से एक कम कर दिया, अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x, ठीक है। 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये रह जाएगा आपके पास -x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल पावर 3/2। आप देख लें कि आपका x जो है यहाँ पर 1 से इन्फिनिटी है, यानी आपका x नेगेटिव तो नहीं है। देखिए नीचे स्क्वायर है, x का स्क्वायर पुट करेंगे आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा, उस पॉजिटिव में 1 प्लस करेंगे वो भी पॉजिटिव रहेगा, 3/2 पावर लेंगे वो भी पॉजिटिव रहेगा। ऊपर x है, ठीक है। ऊपर वाला आंसर नेगेटिव हो सकता था अगर ये वाला x, ये जो इंटरवल है ना इसमें नेगेटिव नंबर होते तो वो तो नंबर है 1 से इन्फिनिटी पॉजिटिव है। इसका मतलब ये तमाम के तमाम आंसर जो हैं नेगेटिव रहेंगे, ठीक है। इसका मतलब आपका फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया लेस देन 0।
दिस शोज डैट एफ ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन एंड कंसिक्वेंटली, और कंसिक्वेंटली का मतलब क्या होता है, नतीजतन, एज अ रिजल्ट ये आपका जो सीक्वेंस है वो डिक्रीज कर गया। पहली शर्त पूरी होगी। सेकंड कंडीशन ये है कि इसकी nth टर्म लेंगे, उसमें लिमिट अप्लाई की, आंसर आ गया 0 के बराबर। एज बोथ कंडीशन ऑफ अल्टरनेटिंग सीरीज आर सेटिस्फाइड, सो गिवन कंडीशन गिवन अल्टरनेटिंग सीरीज आर इज कन्वर्जेंट। ठीक है ना, यहाँ पर लिमिट अप्लाई करने में तो आपको मुश्किल हुई नहीं है ना, आसान है ना। एन की जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे, आ जाएगा इन्फिनिटी का स्केयर प्लस 1, इन्फिनिटी का स्केयर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी में 1 प्लस किया तो आंसर कितना आया, इन्फिनिटी। अंडर रूट इन्फिनिटी वो भी इन्फिनिटी, 1 ओवर इन्फिनिटी 0। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आई होप कि आपको समझ आ गए हैं, इजी क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट, एन इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी, ये सीरीज आपके पास है, इसकी nth टर्म है tan इनवर्स अंडर रूट n। फंक्शन मैंने बना लिया, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट एक्स बाय टेकिंग डेरिवेटिव। tan इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव आप जानते हैं 1 ओवर आर्गूमेंट का स्केयर आ जाएगा, अंडर रूट एक्स का स्केयर आ गया। बाद में आप जानते हैं एंगल का डेरिवेटिव लेंगे तो वो आएगा 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट एक्स। इसको मैं मल्टीप्लाई करवाता हूँ इन दोनों टर्म्स को, इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई नहीं सॉरी किया, हाँ मल्टीप्लाई किया है, ये आ गया 2 स्क्वायर रूट एक्स और ये स्केयर और ये कट गया तो ये 1 प्लस एक्स ब्रैकेट में लिख लिया। आपका एक्स 1 से इन्फिनिटी है, यानी एक्स आपका नेगेटिव नहीं है। आप यहाँ पर कोई भी एक्स रख लें 1 से इन्फिनिटी, आप देखें कि आपका जो आंसर आएगा ना वो नेगेटिव नहीं आ सकता, इस मरतबा आपका आंसर आएगा पॉजिटिव। फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव आ गया, दिस शोज दैट फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, फंक्शन आपका इंक्रीजिंग हो गया, कंसिक्वेंटली आपका सीक्वेंस इंक्रीजिंग हो गया। इसका मतलब सीक्वेंस इंक्रीजिंग हो गया, as first condition of alternating series is not satisfied, hence by the alternating series test given alternating series is divergent, ये आपका divergent है। ले जी, यहाँ तक तो आपके पास जो क्वेश्चन थे इजी हैं। अब जो मैं क्वेश्चन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये थोड़ा सा इसका लेवल जो है वो मीडियम है, लेवल थोड़ा डिफिकल्ट है। m इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी -1 की पावर b होल पावर m, -1 ओवर b होल पावर m, a रेस्ट टू पावर m का स्क्वायर, b रेस्ट टू पावर m का स्क्वायर और होल पावर 1 बाई एम। और मैंने ये लिखा है कि b जो है वो a से बड़ा है और a 0 से बड़ा है, यानी a और b दोनों पॉजिटिव हैं, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि b a से बड़ा है। मैंने लिखा जी गिवन सीरीज कैन बी रिटर्न एज, आप इस सीरीज को ऐसे लिख सकते हैं, ये -1 ओवर b की पावर m है, इसको पावर ऐसे लिख सकते हैं, ज़्यादा पावर कर सकते हैं, 1 ओवर b की पावर m ज़्यादा कर लिया और ये -1 की पावर m ज़्यादा हो गई। ठीक है, ये तो आपको आई होप पता है ना, इस तरह मैंने पावर इसकी ज़्यादा कर दी है, ये बाकी कुछ भी नहीं चेंज किया, ये एज इट इज़ नीचे आ गया। अच्छा देखें, आपने अभी जो सीरीज़ देखी है उसमें मैंने इंटीजर लिखा हुआ था n, उसका नाम रखा था n, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इंटीजर का नाम n ही हो, हम इंटीजर का नाम कुछ भी रख सकते हैं। मैंने इंटीजर यहाँ से जो सीरीज़ है वो समीशन रन कर रहा है m के लिहाज से, तो मेरा m जो है वो इंटीजर है। तो जैसे वहाँ पर हम nth टर्म मालूम करते थे, वहाँ पर मालूम करते थे nth टर्म, तो यहाँ पर हम अगर टर्म मालूम करेंगे वो होगी mth टर्म। तो mth टर्म am मैंने इसलिए नहीं रखा क्योंकि a पहले इस्तेमाल हो रहा है ना इसमें, तो मैंने थोड़ा सा फ़र्क रखने के लिए लेट mth टर्म ऑफ द अल्टरनेटिंग सीरीज इज tm, तो इसकी अल्टरनेटिव सीरीज की mth टर्म ये होगी। ठीक है, अब देखें इसमें मैंने क्या किया, इसको चेक करने के लिए कि ये इंक्रीज़ करता है डिक्रीज़ करता है, वो मुझे यहाँ पर इसका डेरिवेटिव लेना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था, तो मैंने कहा यार पहले चले इसकी लिमिट के ऊपर काम करते हैं, लिमिट देखते हैं क्या आती है, फिर इसके दूसरी कंडीशन की तरफ मूव करेंगे। तो पहले ज़रा लिमिट देख लेते हैं। ले जी, कंसीडर, मैंने लिमिट मालूम करनी है इसकी, मैंने लिखा है फर्स्टली वी इवेलुएट दिस लिमिट, तो लेकिन इसको मैं थोड़ा सा पहले ज़रा इस टर्म को सॉल्व करने लगा हूँ। अच्छा देखें मैंने क्या किया, ये जो सेकंड टर्म है ना बी कौन सा नंबर है जो बड़ा था a से, जो बड़ा नंबर है उसको मैंने कॉमन निकाल लिया, कॉमन निकाला बी एम स्क्वायर, कॉमन निकालने का मतलब होता है कि आपने इसको डिवाइड कर दिया, इसके ऊपर डिवाइड किया तो ये आ गया ए एम स्क्वायर ओवर बी एम स्क्वायर और यहाँ पर रह जाएगा 1 आपके पास। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ना बाई मिस्टेक मुझसे 2 ओवर एम लिखा गया, ये 1 ओवर एम है, दिस इज़ 1 ओवर एम। ठीक है, पीछे भी अगर है तो हाँ पीछे 1 ओवर एम ही लिखा मैंने, यहाँ पर बाई मिस्टेक 2 ओवर एम लिख दिया। अच्छा अब क्या किया जी, मैंने ये पावर लैदा कर दी, इसके ऊपर पावर लैदा हो जाएगी, ये ब्रैकेट के ऊपर पावर लैदा हो जाएगी, तो जब देखें पावर जब लैदा करेंगे ना ये वाली पावर और ये वाली पावर आपस में मल्टीप्लाई होंगी, तो अब इसकी पावर m स्क्वायर है, इस पावर को व्हेन वी मल्टीप्लाई विद 1 ओवर m, दिस m विल बी कैंसल एंड रिमेनिंग विल बी m, तो ये यहाँ से कैंसिल हो गया, यहाँ रह गया b की पावर m,
और ये वाला जो 1/b की पावर m है ये शुरू में क्वेश्चन में था हमारे पास, ये देखें ये यहाँ पर हमारे पास शुरू में है। अच्छा अब ये b की पावर m कैंसिल हो गया, इसके ऊपर भी ये m स्क्वायर है, इसके ऊपर भी m स्क्वायर है, दोनों को एक पावर में लिख सकते हैं a/bm का स्क्वायर प्लस 1 होल पावर दिस। अच्छा जी, अब यहाँ से ये कैंसिल करने के बाद मेरे पास ये टर्म सारी ऐसे आ गई। अब आप देखिएगा मैंने लिखा एज a b से छोटा है, अगर a b से छोटा है तो फिर b को दूसरी साइड पर डिवाइड कर देंगे तो a/b जो ये रेशो निकलेगी 1 से छोटी होगी। अच्छा अब आपने ये चीज़ पढ़ी है, आप याद रखिएगा वो तमाम नंबर जो कि 0 और 1 के दरमियान होते हैं उनकी जितनी बड़ी पावर लेते हैं आंसर उतना छोटा आता है। ऑल दोज रियल नंबर्स दैट लाइज बिटवीन 0 and 1, all those real number that lies between 0 and 1, these number approaches to 0, power of these number approaches to 0 when power approaches to infinity। नहीं समझे? देखें मैं कहता हूं अगर x मेरे पास 0.5 है, आप इसकी जितनी बड़ी पावर लेंगे आंसर उतना छोटा होता जाएगा। x का स्क्वायर करेंगे दिस इज इक्वल टू 0.25, when we take its cube this will become 0.125। आप देख लें कि क्यूब आंसर और छोटा आ गया। अगर आप x की पावर 4 करेंगे दिस विल बिकम 0.0625 और मज़ीद छोटा होता जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब जो नंबर 0 और 1 के दरमियान है ना उनके अंदर ये क्वालिटी है कि आप उनकी जितनी बड़ी पावर लेंगे आंसर आएगा उतना छोटा। तो अगर उसकी पावर आपने इन्फिनिटी के करीब करीब बड़ी ले ली, इतनी बड़ी ले ली, तो आंसर किसको अप्रोच करेगा? 0 को अप्रोच करेगा। शाबाश। तो मुझे बताओ कि a/b है 1 से छोटा। ठीक है, अब आप कहेंगे सर ये 1 से छोटा है ना, तो 1 से छोटा 0 और 1 के दरमियान तो कैसे पता लगेगा भाई? देखो a और b उसने खुद कहा था पॉजिटिव है, उसने कहा था b a से बड़ा है और a 0 से बड़ा है, इसका मतलब a और b खुद पॉजिटिव हैं। तो इसका मतलब a और b अगर 1 से छोटा है तो इट मीन्स आपका a/b विल लाइज बिटवीन 0 and 1। ठीक है, तो अब इसकी पावर मैंने m स्क्वायर ली और साथ ही मैंने कह दिया m इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, तो इट मीन्स ये सारी की सारी जो है चीज़ 0 को अप्रोच करेगी। ऐसे ही है ना, ये इसकी पावर m स्क्वायर क्यों ली है मैंने भला? पिछले पार्ट में देखें यहाँ पर पावर जो है ना m स्क्वायर है, दिस पार्ट, यहाँ पर a/b की पावर m स्क्वायर है। अच्छा नाउ टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लिमिट ले लें इस हिस्से में। अब आप लिमिट अप्लाई कर दें जहाँ जहाँ पर m है, तो यहाँ पर लिमिट अप्लाई की, इधर भी लिमिट अप्लाई कर दी। अब लिमिट अंदर ले जाएंगे आप, जब इस पार्ट के ऊपर लिमिट ले के आएंगे ना यहाँ पर, व्हेन वी अप्लाई लिमिट ऑन द फर्स्ट टर्म a/b m स्क्वायर, तो ये तो आपके पास आ जाएगी सारी 0 के बराबर। और जब आप पावर में यहाँ पर 1/m है, यहाँ पर लिमिट अप्लाई करेंगे, ये आएगा 1/m, m की जगह लिखेंगे इन्फिनिटी, 1/infinity 0, तो ये बन जाएगा 0 + 1 होल पावर 0। तो 1 की पावर 0, 1 की पावर 0 1 ही आ जाएगी आपके पास। तो आंसर क्या आ गया? नॉन जीरो आना चाहिए था, 0 आना चाहिए था सॉरी लिमिट का आंसर, तो ये आ गया नॉन जीरो। एज द लिमिट इज नॉट इक्वल टू 0, so second condition of the alternating series is not satisfied, hence the given series diverges। आपकी गिवन सीरीज डिवर्ज करती है। ठीक होगी बात ये? अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ पार्ट, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये भी। -1 की पावर n - 1 और आगे nth टर्म ये दी हुई है, इसकी nth टर्म ये दी है। ठीक है, an इज इक्वल टू 1 + 1/2 फैक्टोरियल 1/3 फैक्टोरियल 1/n फैक्टोरियल। अच्छा अक्सर बच्चे ना इसको समझते हैं कि इसकी nth टर्म को सिंपल आप ऐसे लिख सकते हैं 1/n फैक्टोरियल। देखो ये गलत है, ये एक पार्शियल सम है असल में। an जो है ना वो खुद एक सम की शक्ल में है, ये सिर्फ 1/n फैक्टोरियल, ये दोनों चीज़ें सेम नहीं है। अच्छा अब मैंने सबसे पहले क्या करना है, मैंने चेक करना है कि ये सीक्वेंस मेरा जो बनेगा इससे वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। अब देखो ये क्वेश्चन जो है ना ये फैक्टोरियल की शक्ल में है, ऐसी है ना, तो इसको फंक्शन f(x) में बदलने की ज़रूरत नहीं है, आप इसका डेरिवेटिव नहीं ले सकते ना। फैक्टोरियल की शक्ल में कैसे डेरिवेटिव आप लोगे? तो यहाँ पर ना फिर हम जो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का क्राइटेरिया ना वो थोड़ा चेंज करने लगे हैं। मैंने तकरीबन हर तरह का क्वेश्चन जो पॉसिबल क्वेश्चन है ना वो रखा है ताकि आपको हर तरह का आइडिया हो सके। बस ये है कि आप वीडियो ज़रा देखते नहीं हैं, स्किप कर देते हैं, क्या कर सकते हैं। अच्छा सबसे पहले an ये है, n+1 टर्म निकालनी है, तो n+1 टर्म का मतलब है कि इससे अगली एक और टर्म ऐड कर लेंगे इसमें, तो n की जगह n+1 लिखेंगे, ये आ गया 1/n+1 फैक्टोरियल, और बाकी इससे पिछली टर्म ये सारी की सारी एज इट इज़ आ जाएंगी। अच्छा बच्चों को ज़हन में ना ये बात होती है हमेशा कि भाई n+1 टर्म का मतलब है कि n की जगह सिर्फ n+1 लिख दें। देखो असल में ऐसा नहीं है, जब n+1 टर्म निकालते हैं ना तो इसका मतलब ये है कि nth टर्म से अगली टर्म, ठीक है ना। तो वो फिर कहते ये हैं कि n की जगह n+1 लिख दिया है आपने, तो फिर ये नहीं शो करना चाहिए मुझे।
अक्सर बच्चे ये कहते हैं ये नहीं शो करना चाहिए। बेटा ये शो करना है आपने एक्चुअली वो हम आपको आसानी के लिए बताते हैं कि एन की जगह n+1 लिख दें। असल में होता ये है कि जब आप n+1 टर्म मालूम करते हैं, ये इसका मतलब है कि वो टर्म जो है ना ए एन से अगली टर्म है, द नेक्स्ट टर्म टू ए एन। तो इससे अगली टर्म जो होगी ना वो आपके पास ये आएगी, लेकिन पीछे सारा ये एज इट इज आएगा। सही है। चलें, अब मैंने क्या किया, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लिया, an+1 में से an को माइनस कर दिया इसको। तो आप देखो जब इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये सारी की सारी टर्म कैंसिल हो जाएंगी। ये आपको सिर्फ इतना आ जाएगा 1/n+1 फैक्टोरियल। अब मुझे बताओ कि कभी फैक्टोरियल नेगेटिव होता है? आपका n यहाँ से यहाँ तक है, n नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। देखो n आपका 1 से इन्फिनिटी है। सीरीज में जाहिर सी बात है जो n होता है ना वो तो चलता ही नेचुरल नंबर है ना, नेगेटिव तो होता ही नहीं है। तो आपका ये जो डिफरेंस है ये 1/n+1 का फैक्टोरियल ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये आंसर आया पॉजिटिव। तो अब देखें, अब इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि आप कह रहे हो a+n+1 इज़ ग्रेटर देन an। इस an को आप दूसरी तरफ ले जाए ना, इधर लेके ऐड कर देंगे। अब मुझे बताएं कि ये किसकी डेफिनेशन है, आपको पता है? ये होता है इंक्रीजिंग सीक्वेंस की डेफिनेशन। इंक्रीजिंग सीक्वेंस ये कहता है कि अगर किसी सीक्वेंस की हर अगली टर्म पिछली टर्म से बड़ी हो, मतलब a2 इफ a2 इज ग्रेटर देन a1, a3 इज ग्रेटर देन a2, every next term is greater than the previous term, then that sequence is called increasing sequence। तो an+1 टर्म जो है वो an से बड़ी है, इसका मतलब ये सीक्वेंस हो गया इंक्रीजिंग सीक्वेंस। सो फर्स्ट कंडीशन ऑफ अल्टरनेटिव सीरीज इज नॉट सेटिस्फाइड। पहली कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुई, सो गिवन सीरीज डाइवर्जेस। ठीक है। फर्दर मैंने आपकी तसल्ली के लिए लिखा है, मैंने कहा जी फर्दर हेयर वी कैन नोटिस दैट द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस आल्सो नॉट इक्वल टू 0। इसकी अगर आप लिमिट भी निकालना चाहें तो वो भी 0 के इक्वल नहीं आएगी। कभी ऐसा ही हो सकता है ना, इस सीक्वेंस की आपको कभी लिमिट निकालने के लिए क्या जाता है। लो जी, टेकिंग लिमिट मैंने लेके देखी, सही है। अब मैंने क्या किया, मैंने एक काम किया, मैंने इस ब्रैकेट के ना इसमें 1 प्लस भी कर लिया और यहाँ पर 1 माइनस भी कर दिए। ठीक है, बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 1 वी हैव। अच्छा, अब मैं यहाँ पर लिमिट अप्लाई, अब देखो अब गौर से सुनना, जो आपके जहन में गलत फहमी होती है जो पीछे मैंने भी किया। देखो लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी है ना, आपके जहन में हमेशा जो चलता है सर जी यहाँ पर एन की जगह इन्फिनिटी पुट कर देना चाहिए। अब मेन कंसेप्ट याद रखिएगा। देखो हाँ, हम आमतौर पर करते ऐसे ही हैं, एन की जगह इन्फिनिटी पुट कर देते हैं असल में, लेकिन ऐसा होता नहीं है। भला क्या होता है, देखो जब आप लिखते हो ना 1/n एन अप्रोच टू इन्फिनिटी, तो इसका सिंपल आप लिमिट ऐसे निकालते हो 1/infinity इक्वल टू 0। ये हम आपको वैसे बताते हैं, असल कंसेप्ट क्या होता है। असल कंसेप्ट ये होता है, मैं आपसे ये लिमिट है ना, इसका असल कंसेप्ट ये होता है कि what will be the value of 1/n when n goes to infinity। अब इसका आंसर ये है, इट्स आंसर इज when n goes to infinity then 1/n approaches to 0। मतलब जब आपका n जितना फास्टली ग्रो करेगा, बढ़ेगा, तो ये जो इसका क्वोशंट है 1/n वो उतना ही छोटा होता जाएगा, और जब जितना छोटा होता जाएगा तो उसका मतलब क्या है, वो 0 की तरफ चले जाएगा। तो इसको सिंपली इतना मतलब हम डिटेल में नहीं करते, हम कहते हैं बेटे बच्चों सिर्फ लिमिट अप्लाई करो, आंसर बता दो। अब देखो यहाँ पर अगर ये कंसेप्ट है ना, अब आपके जहन में कि यार यहाँ पर n की जो इन्फिनिटी क्यों नहीं पिट गया, वो गलत है ना। यहाँ पर देखो मैंने आगे जाके ये लिमिट छोड़ दी है, इधर मैंने कहीं लिमिट नहीं लिखी आगे। मैंने क्या किया है, ये सारी टर्म लिखी है और उसके आगे मैंने लिख दिया अप टू सोन इन्फिनिटी। यही मेन कंसेप्ट है। देखो यहाँ तक ये जो सारी टर्म है ना, ये किसकी है, एनएस टर्म है। जब आप एन अप्रोच टू इन्फिनिटी लेंगे तो असल में यहाँ पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अब मुझे अगर ये लिमिट को इनफाइनाइट टर्म्स तक लेके जाना है तो फिर क्या बनेगा, तो इसलिए यहाँ पर ये आएगा डॉट 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 डॉट। ठीक है ना, यहाँ पर आपने इनकी इन्फिनिटी नहीं पुट करना, इस तरीके से नहीं लिमिट लेनी। तो एक नई चीज़ भी आप देख लें। अब देखें, हमने मैक्लॉरियन सीरीज पढ़ी है एक्सपोनेंशियल फंक्शन e⁻x की, वो सारी ये होती है, ऐसे ही है 1 + x + x² 2 फैक्टोरियल x³ 3 फैक्टोरियल। अगर मैं आपको कहूँ यहाँ पर x की जगह 1 पुट कर दें, पुट x = 1 हेयर, तो x की जगह 1 पुट करेंगे, e की पावर 1 आ जाएगा, ये 1 + 1 हो जाएगा 1/2 फैक्टोरियल 1/3 फैक्टोरियल टू सोन 1/n फैक्टोरियल टू सोन। तो इसका मतलब ये जो सारी चीज़ है ये आपके पास e के बराबर आ जाएगी। इस पूरी ब्रैकेट में यहाँ पर इसकी जगह आप e लिख देंगे, ये आ जाएगा e, और आगे आ गया ये वाला -1, तो e-1 लिमिट का आंसर आ गया नॉन जीरो। तो मैंने यही आपको बताया कि इसकी लिमिट का आंसर भी 0 के बराबर नहीं आता। नेक्स्ट 6th पार्ट।
-1 की पावर n -1 2n फैक्टोरियल ओवर n फैक्टोरियल का स्क्वायर। ये भी फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन है। इसमें भी अगर आपने सीक्वेंस को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चेक करना है तो आप यहाँ पर जो है वो क्या उसे कहते हैं डेरिवेटिव नहीं ले सकते, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, मैंने सबसे पहले इसकी लिमिट को चेक किया है। देखें ये जो ऊपर 2n फैक्टोरियल है, किसी नंबर का फैक्टोरियल कैसे ब्रेक करते हैं, पहले वो नंबर लिखते हैं, फिर पावर उसमें से कम करते हैं, फिर 2 कम करते हैं, फिर 3 कम करते हैं। मैंने इसको कम कर दिया n-1 तक कम किया, और नीचे वाले n फैक्टोरियल के स्क्वायर को लिख लिया इस तरह, n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल, ये ऐसे लिख दिया। अच्छा, जब ये आखिरी मैंने नंबर इसको अब सॉल्व किया तो ये रह गया 2n माइनस n और +1, तो ये n+1 आ गया। ठीक होगी बात ये। अच्छा जी, ले यार नमाज का ज़रा टाइम हो गया, मैं ना नमाज़ पढ़ लूँ पहले, फिर उसके बाद आपसे डिस्कशन करते हैं। नहीं बेटा, मैं बता रहा था यहाँ पर लास्ट नंबर आपका n+1 का फैक्टोरियल है। मैं अब इसको मज़ीद n+1 के फैक्टोरियल को ब्रेक कर रहा हूँ। बाकी कुछ चेंज नहीं किया, बाकी एज इट इज़ वैसे का वैसे ही सब कुछ है, ये सारे फैक्टर वैसे के वैसे ही हैं। तो n+1 के फैक्टोरियल को ब्रेक करेंगे तो मज़ीद आ जाएगा n+1 और एक कम करेंगे n फैक्टोरियल। अब ये वाला n फैक्टोरियल और एक n फैक्टोरियल ये कैंसिल कर दिया। अब मैंने क्या किया, जो नीचे n फैक्टोरियल ये बचा है इसको ब्रेक कर दिया कम्प्लीटली। तो आप जानते हैं n का फैक्टोरियल कैसे ओपन करते हैं, पहले n लिखेंगे, फिर n-1, फिर n-2, n-3, और किसी भी फैक्टोरियल के जो लास्ट नंबर होते हैं वो आप जानते हैं वो क्या होते हैं जी, 3, 2, 1, ठीक है। अब आगे मैंने लिखा है सिंस फॉर ईच n बिलोंग टू n, आप कोई भी यहाँ पर n रख लें, कोई भी n नेचुरल नंबर, ठीक है। ये जो सारी की सारी एक्सप्रेशन है ना, यानी ये जो रेशो है, ये रेशो हमेशा उस n से बड़ी आएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम n यहाँ पर रख लेते हैं, मिसाल के तौर पर 2 रख लेते हैं चलें, तो ऊपर नीचे आप n की जगह यहाँ पर 2 पुट करें, यहाँ पर पुट करेंगे n की जगह 2, ये 2 टू द 4 आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर n की जगह 2 पुट करेंगे, ये 2 टू द 4, 4 - 1 3 आ जाएगा। फिर यहाँ पर पुट करेंगे n की जगह 2, 2 टू द 4, 4 - 2 2 आ जाएगा। और लास्ट यहाँ पर पुट करेंगे 2 टू द 4, 4 - 3 1 आ जाएगा। आगे 2n - 1 5 फैक्टर आएगा, आगे फैक्टर होगा 2n - 5। लेकिन यहाँ पर अगर आप n की जगह 2 पुट करेंगे तो ये आंसर आएगा 4 - 5 डेट इज -1। तो इसका मतलब बस छोड़ देंगे, यहाँ तक रहेगा ये सारा ओवर। नीचे आपने n की जगह 2 पुट किया, यहाँ पर तो रहेगा 2, और यहाँ पर n की जगह 2 पुट किया तो यहाँ रह गया 1। इधर पुट करेंगे 0, तो इसका मतलब यहाँ तक सिर्फ पहले 2 फैक्टर में आप n की जगह 2 पुट करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब आप इसको कैंसिल कर दें, 2 1 2, बाकी आपके पास आंसर आएगा 4 3 12, 12 1 12। तो मैंने यही लिखा है, अब मुझे बताएं कि 12 बड़ा है या 2 बड़ा है। आपने n क्या पुट किया 2, तो 12 2 से बड़ा है, ठीक है। तो यही मैंने लिखा है कि आप कोई भी n रख लेते हैं नेचुरल नंबर, आपकी ये वाली एक्सप्रेशन उस n से हमेशा बड़ी आएगी। लास्टली अब इसका मतलब अगर ये n से बड़ी है, यानी ये जो आपकी लेफ्ट साइड है दूसरे फाज में ये अनबाउंडेड है। अब मैंने लिमिट अप्लाई कर दी, लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी, दोनों तरफ इधर भी और इस n की। तो लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी करेंगे तो इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा इन्फिनिटी। अब आप गौर करें, आप कह रहे हैं कि आप इस हिस्से पर लिमिट अप्लाई कर रहे हैं और उसका आंसर इन्फिनिटी से बड़ा आ रहा है। तो मुझे बताएं कि एक लिमिट का आंसर इन्फिनिटी से बड़ा आए तो और फिर बाकी चीज़ क्या रहती है, वो उसका मतलब उसकी लिमिट क्या है, खुद क्या है, वो भी इन्फिनिटी है। मतलब लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी, आपने ये लिमिट अप्लाई की, आंसर इन्फिनिटी से बड़ा है, इट मीन ये चीज़ अनबाउंडेड है, इसे आप बाउंड नहीं कर सकते। जब बाउंड नहीं कर सकते तो इसकी लिमिट का आंसर क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। सिंस दी सेकंड कंडीशन ऑफ अल्टरनेटिंग सीरीज डज नॉट होल्ड सो सीरीज डाइवर्ज, तो ये भी सीरीज आपके पास डाइवर्ज करती है। लेकिन जी ये आपके पास कुछ सॉल्व एग्जांपल थी। आगे मैं आपके लिए एक एक्सरसाइज एज असाइनमेंट लिख रहा हूँ, आप करें और मुझे लाजमी बताइएगा। जो चीज़ नहीं समझ आएगी इंशाल्लाह हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। चैप्टर चूँकि 2 चल रहा था, मैंने इसलिए लिखा एक्सरसाइज 2.1। ये मेरा आपकी सीरीज़ है, टेस्ट द फॉलोइंग अल्टरनेटिंग सीरीज़ फॉर कन्वर्जेंस। ये सीरीज़ आपको दी है, ये सीरीज़ है, ये सीरीज़ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ। ये 2 सीरीज़ का सम है, आप अलग-अलग दोनों सीरीज़ को कर लेंगे। दोनों सीरीज़ को करने के बाद दोनों की कन्वर्जेंस और डिवर्जेंस चेक करें, ठीक है। अगर तो दोनों सीरीज़ कन्वर्ज करेंगी तो फाइनल सम कन्वर्ज करेगा, अगर इनमें से एक भी डिवर्ज करेगी तो आप कहेंगे फाइनल सीरीज़ डिवर्ज करेगी, ठीक है। तो अगली बात ये है, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अब इनको सोचें ज़रा कैसे करना है। आपने कुछ क्वेश्चन तो मुझसे समझ लिए हैं, जो उनसे नहीं होंगे फिर इंशाल्लाह मैं उसमें आपको हिंट दे दूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 है,
6 आसान क्वेश्चन है, इतना मुश्किल नहीं है, देखने में आपको मुश्किल लग रहे होंगे। 7 8 9 10 9 क्वेश्चन है, ये आपकी ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, इसे आपने पहले समीशन फॉर्म में लिख लीजिएगा, ठीक है। कॉमन रेशो आर यहाँ पर 1/2 के बराबर है, -1/2 होगा कॉमन रेशो, और फिर ये अल्टरनेटिंग सीरीज़ में आपने कन्वर्ट करना है। तो ये जनाब मोहतरम आपको टोटल 11 क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन के आंसर आपके सामने कुछ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, कुछ आप खुद थोड़ी स्ट्रगल करें और बताइएगा। ये 9वें 10वें 11वें सीरीज़ जो है वो कन्वर्जेंट हैं, ये वाली सीरीज़ डिवर्जेंट है। अब इनमें मैंने 1 2 3 और 5वीं सीरीज़ के मतलब नहीं लिखा, वो भी आप चेक करके मुझे बताइएगा। आई होप कि चीज़ों को आसान करके और डिटेल से आपको एक्सप्लेन किया। इंशाल्लाह अगर आप ये लेक्चर अच्छे तरीके से कर लेते हैं, ये क्वेश्चन कर लेते हैं, तो अल्टरनेटिंग सीरीज़ का क्वेश्चन इंशाल्लाह आप आई होप के कर लेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो बेटा लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।